ठीक है, तो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर आरएलसी सर्किट नहीं कराओगे? आरएसएस सर्किट आपको एक करवाऊंगा डीसी सोर्स से, ठीक है, वो भी करवाना है। पर उसमें ज्यादा आता नहीं, पर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट इंडक्टेंस में देख लो। अगर आपको याद हो तो इंडक्टेंस में हमने देखा था बच्चों, मान के चलो हमारे पास एक कॉइल है। तो हमने बोला था जैसे कॉइल है, कॉइल के अंदर जैसे मैं करंट पास करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों, फ्लक्स इंड्यूस्ड होगी, है ना। और ये जो फ्लक्स होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगी। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमारा आ गया था बच्चों एल आई, आ गया था यहाँ पे इंडक्टेंस आ गई। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कह रहा मान के चलो कि मेरी एक इंडक्टेंस, एक कॉइल है। इस कॉइल के पास में कहीं लगा लो, कितनी दूर लगा लो, मान के यहीं पर ही कॉइल पड़ी हुई है। मान के चलो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई है। इस आई की वजह से यहाँ पे बच्चों फ्लक्स इंड्यूस होगी, आपको पता है यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, है ना। क्या ये फ्लक्स इधर भी जा सकती है क्या बच्चों, क्या ये फ्लक्स इधर जा सकता है, ये वाली फ्लक्स, यस और नो। यस क्या सर। ये वाली फ्लक्स इधर जा सकते हैं बच्चों, नहीं जा सकती, यस और नो। बिल्कुल जा यस सर। सकती है। अब एक चीज बताओ, जब ये फ्लक्स जाएगी यहाँ पे, इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या चीज होगी ये बच्चों, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। अगर इसको मैं क्लोज सर्किट बना दूंगा ना, यहाँ पे क्लोज सर्किट, तो यू विल चेक इस फ्लक्स की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। तो मान के जो सेकंड कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है, तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे Φ1 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, Φ2। क्या Φ2 इक्वल टू Φ1 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दूर है ना, डिस्टेंस गैप है। आपको तो इतना भी पता है बीच में और सेंटर पे ही बहुत डिफरेंस होता है। याद है हमने फाइन वो निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे निकाला था अगर थोड़ा बहुत याद हो, म्यू एन आई था, और यहाँ पे निकाला था एंड पॉइंट पर म्यू एन आई डिवाइड बाई 2, अगर याद हो वन टू। थोड़ा बहुत, है ना। याद है किसी को, है ना। तो अब तुम बता दो, जब मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी, दूर है तो डेफिनेटली फाई यस वन सर। विल नॉट इक्वल टू Φ2 होगी, यस और नो, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो I2 करंट किसकी वजह से है बच्चों, इस Φ1 की वजह से है। अब मुझे बताओ, जितना Φ1 ज्यादा आता रहेगा उतना ही करंट I2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों, यस और नो, क्यों। तो जितना Φ2 बढ़ा होगा उतना Φ2 यहाँ पे जाएगा, उतना ही पोर्शन उसका। तो मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे Φ1 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 है, यस और नो। या मैं बोल सकता हूँ ऐसे, जो मेरा Φ2 है, Φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है। दोनों ही बात एक चीज है, कैसे सर, I1 बढ़ेगा, Φ1 बढ़ेगा, जितना Φ1 बढ़ेगा उसी का एक पोर्शन Φ2 में आएगा। इसका मैं बोल सकता हूँ Φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है। कई बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो। यस सर। यस सर। दोनों ही यस सर। केस में, दोनों ही केस सेम केस है। दोनों ही केस में बोल सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे 1 1 और 2 2 नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 है। इस वजह से यहाँ पे एक का कॉइल है, दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे पैरामीटर यूज होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं Φ1 इक्वल टू, बोल सकते हैं M12 I2, और यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों Φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M21 I2। सॉरी, दैट इक्वल आएगा, इक्वल। यहाँ पे एल आता था ना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और आपको याद होना चाहिए हमेशा M21 इक्वल टू M12 ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि दूसरे कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो पहली वाली कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर दूसरे में जो करंट फ्लो होगा वो पहले वाले के बच्चों फ्लक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई। इसी को ही हम यस क्या सर। बोलते हैं बच्चों, इसी को ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कई बार कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो एम और एल के तो यूनिट तो सेम ही होगी ना, क्यों, क्योंकि सर ये भी तो फाइव फाइव डिवाइड बाई आई है, बिल्कुल फाइव डिवाइड बाई आई है। तो यूनिट ऑफ एम क्या होगी बच्चों, यूनिट ऑफ एम, आपको फाइव यूनिट पता है कितनी होती है, वेबर
और आई की करंट कितनी होती है बच्चों, एम्पियर, तो ये होगी वेबर पर एम्पियर। आपको याद हो तो हमने इसको बोला था हेनरी, बोला था बच्चों हेनरी, और हमने इसकी वो भी निकाली थी डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला जो एल का था वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये एम किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, एम अगर एक सोचो, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो एम मेरा बढ़ेगा कि घटेगा, पहले तो ये बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर इसकी शेप चेंज कर दूं, मतलब कॉइल की जगह मैं ले लूं सर्कल, तो शेप चेंज रहेगी बिल्कुल। तो मतलब कि शेप के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लूप के ऊपर डिपेंड करता है, और ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर ओरिएंटेशन का मतलब कि, या फिर लोकेशन का मतलब कि, अब मैं बता दूं देखो, ओरिएंट ओरिएंटेशन। एक चीज बताओ, अगर मैंने एक कॉइल ऐसे रख दी और जस्ट इसके अपोजिट ऐसे रख दी, तो देखो जो यहाँ से फ्लक्स जाएंगे वो ऐसे जाने लग जाएंगे, जैसे देख पा रहे हो, ऐसा और नो, है ना? तो इन यस सर। दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों का मैग्नेटिक जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और दोनों ही सेम कॉइल है, लेकिन जैसे मैंने इसकी लोकेशन चेंज करी बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफरेंट होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ लूप के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? बच्चों बात क्लियर हो गई सभी को? Yes, sir. यस सर। अब एक चीज बताओ, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे हमारा ई पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे ईएमएफ इंड्यूस होते उसका फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, माइनस एल डी बाई डी टी पढ़ा था बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू, वो भी बच्चे कितनी होगी, माइनस एम डी आई वन डिवाइड बाई डी टी। और ईएमएफ कहाँ पे होगी बच्चों, टू पर होगी ईएमएफ, ये टू पर होगी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इस वक्त, ये याद रखना है। टू पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट वन, तो इसकी वैल्यू ये हो, तो लिख लो, लिख लो यहाँ पे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप टू, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप टू ड्यू टू चेंज इन करंट इन लूप वन, ड्यू टू चेंज इन करंट इन लूप वन। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. अब देखो, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निकाल चुके हैं सर, कैसे? चलो देखो, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं दोबारा पुराने कॉन्सेप्ट को। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि मान के चलो एक मेरी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसका करंट आई है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चे एक स्क्वायर लूप ले रहा हूँ, फिर रेक्टेंगुलर लूप भी ले सकता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप ले लो, ये एल है, ये एच है, और मान के चलो ये ए डिस्टेंस दूरी पर। मेरे को निकालना, ये कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मेरे को क्या निकालना है बच्चों, मेरे को निकालना है कि कितना यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और एक करंट लूप है, सॉरी लूप है बस, करंट तो कैसे, हम करंट तो फ्लो ही नहीं करवा रहे इसके अंदर। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन current carrying infinite long wire, current carrying infinite long wire and a rectangular loop, रेक्टेंगुलर लूप में अभी कोई करंट नहीं फ्लो नहीं कर रहा, बात तो सही। तो सर कैसे करेंगे, याद करो, देखो हमने कैसे किया था सर। मैं शुरू से बेसिक से चलता हूँ सर, यहां से ना मैं बी निकाल सकता हूँ, मैं बी निकालने आता है, याद करो हमने हर बार बी, हम 3-4 बार बी निकाल चुके, बी निकाल चुके। ठीक है सर, अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है कुछ, फाइव टू इक्वल टू एम आई वन। सर आई वन को मैं आई मान लूंगा और यहाँ पे फाइव टू निकाल दूंगा, बात तो सही। सर फाइव टू का फॉर्मूला क्या होता है ये बच्चों, फाइव टू का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को फाइव टू का फॉर्मूला?
सर बिल्कुल याद है, फाई टू का फॉर्मूला होता है बी ए का डॉट प्रोडक्ट या फिर बी ए कॉस थीटा। याद आ गया सभी को, यस और नो? क्या बात क्लियर हो गई सभी को? Yes, sir. यस और सर। मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया है। अब हम करेंगे बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मान के चलो कि मैंने एक स्ट्रिप ले लिया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी बच्चों? चेंज। चेंज होती रहेगी, तो हमें एक पोर्शन लेना पड़ेगा। मान के चलो हमने ले लिया ये dx ले लिया, जिसकी हाइट है बच्चों h ही है, सेम ही है। ये है मेरा x डिस्टेंस दूरी पर है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने ना, तो मैग्नेटिक फॉर्म का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। क्लियर हो गया बच्चों? यही होगा, देख लो। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है सर बी ए कॉस थीटा। सर बी कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। सर एरिया होता है dx इंटू एच, dx इंटू एच। सर कॉस थीटा को हम जीरो ले लें? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। एंगल जीरो ले लोगे तो थोड़ा इजी कैलकुलेट, 180 लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही आएगा। जीरो ले लिया तो 1 हो गया। तो क्या आ गया बच्चों मेरे पास? फाइव। फाइव जो कि इसी का इक्वल है सेकंड वाले का, तो मेरा फाइव टू कितना निकल गया सर? फाइव टू निकल गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, आई अपॉन एक्स dx इंटू एच। ये निकल गया, ठीक है। पर मेरे एक चीज बताओ, x कहां से कहां वेरी कर रहे हैं सर? x वेरी कर रहे हैं जीरो से एल तक वेरी कर रही है, जीरो से लेकर एल तक वेरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये मेरे छोटे लेंथ के लिए डी फाई निकला है, छोटी लेंथ के लिए डी फाई निकला है मेरा, ठीक है। तो जो फाई टू होगा फाइनल, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एच dx डिवाइड बाय एक्स। ये बाहर चला जाएगा पूरा का पूरा, म्यू नॉट आई अपॉन एच 2 पाई। इंटीग्रेट कहां से करेंगे बच्चे? जीरो से। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने यहाँ और पे। आपने जो पहले निकलवाया था ना, वो पहले बी का निकलवाया था, उसके बाद उसे सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई किया था एलओएच में। नहीं नहीं नहीं, रुक जा, ए प्लस एच करेंगे ना बच्चे यहाँ पे, ए प्लस एच, और हाँ। कोई मिस्टेक नहीं है, बस और कुछ नहीं है, ए प्लस एच ही करना। ए प्लस एच, ए प्लस एच, ठीक है। अब ठीक है, जीरो टू एल। अब आपको पता है इसका एल एन में आंसर आएगा, वो भी सभी को पता है कितना आएगा? ए प्लस एल डिवाइड बाई एल की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ए आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ये आ गया आपका फाइव टू। अभी मैंने बताया था फाइव टू और आई वन में बीच में एम आता है, तो एम की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को कितने? आई नहीं आना चाहिए, तो मतलब कि म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई इंटू एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाय एल। खत्म बस। जो पहले कर चुके हो सेम वैसे ही करना है। बस वहां पे बच्चों क्या था, आई और फाई की जगह जो भी पोर्शन बचेगा वो एम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया बच्चों, ये और नो? Yes, sir. यस सर। है ना? यस पहले सर। भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं सर। तो वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहले की तरह। सर अगर मेरे को बोला जाए कि इंड्यूस ईएमएफ निकालो, इंड्यूस ईएमएफ, वो तो सर हम निकाल सकते हैं कैसे सेकंड कॉइल में? सर इंड्यूस ईएमएफ होता है सर, यहाँ पे बन जाएगा सर माइनस एन टाइम डी फाई टू डिवाइड बाई डी टी। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम, सर यहाँ पे सर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बच्चे करंट को वेरी करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जो करंट होगा ना बच्चों, ये करंट होगा, ये या तो एक्सपोनेंशियली होगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको, करंट क्या हो सकता है? कुछ ऐसे हो सकता है, आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस एल्फा टी। या फिर कैसा हो सकता है करंट? आपको पता करंट हो सकता है बच्चों ए साइन थीटा या ओमेगा टी, किसी की फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में बस टी से रिलेशन हो जाए, ताकि मैं उसको, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिंपल, आई इज इक्वल टू आई नॉट टी। तीनों में से कोई भी वैल्यू गिवन हो टी की टर्म में, आपका डायरेक्ट रिलेशन निकल जाए। सर में आ गया बच्चों, यस और? क्लियर हो गया सभी को? तो यहां से आपकी ईएमएफ भी निकल जाएगी। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये
तो देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोच के करना, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, वैसे आप लॉजिक बता सकते हो। मान के चलो कि एक इन्फानाइट रेक्टेंगुलर लूप है, इन्फानाइट रेक्टेंगुलर लूप मतलब कि मान के चलो कि ऐसे कुछ है, इन्फानाइट रेक्टेंगुलर लूप है। इन्फानाइट है तो लेंथ तो इन्फानाइट होगी, लेकिन विड्थ दे रखे बच्चे, हाँ विड्थ दे रखे, मान के चलो ए। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, आई ऊपर आई नीचे, ऐसी बी डिस्टेंस से एक स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक, कुछ भी ले सकते हो, स्क्वायर ले लो रेक्टेंगुलर ले लो, ठीक है। ये हो गया आपका एल, ये हो गया बच्चों एच। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, देखो आपको पता है आई की डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा यहाँ पे, आई की वजह से, आई ये वाला इस वाले लूप की वजह से अंदर की तरफ, ये जा रहा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे निकलेगा बच्चे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, कितने निकलेंगे बच्चों, दो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, और डिस्टेंस भी अलग अलग है। आई की वजह से डिस्टेंस बी है, और ये वाले आई की वजह से, नीचे वाले की वजह से ए प्लस बी दूरी पर है। तो इस तरीके से निकालना, समझ में आ गया, तरीका पुराने वाला ही है, बस यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, बस क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यस और नो, कर लोगे इसको, समझ में आया कि नहीं है, पहले बता दो, क्लियर हो गया नहीं हुआ, यस सर। हो गया सर। यस। ठीक है। पेज छोड़ दो, एक पेज में रिजल्टेंट बता देता हूँ, ट्राई करना ये निकालने का, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना चाहिए, म्यू नॉट, म्यू नॉट आएगा, ठीक है, इंटू एच अपॉन 2 पाई एल, यहाँ पे आएगा बी प्लस एल, ए प्लस बी डिवाइड बाय बी इंटू ए प्लस बी प्लस एल, ऐसा कुछ आना चाहिए, ट्राई करना है, ठीक है। ये फाइव होगा। कर लो नोट, बिल्कुल है इंडक्टेंस। बच्चे, क्या कह रहे हो, ये फाइव होगा कि इंडक्टेंस होगा। ये यहाँ पे अगर आई डाल दोगे तो ये आपका 5 बन गया, आई हटा दोगे तो सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर है, ठीक है बच्चों। आई तो दोनों में आई फ्लो कर रहा है, तो आई ही आएगा, करें आगे अब, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही हमने कंसेंट्रिक सर्कल के लिए भी देखा था, मान के चलो कि एक कंसेंट्रिक सर्कल है, दो, एक बड़े वाला सर्कल है, एक छोटे वाला सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल सेम प्लेन पर है, सेम ही सेंटर है दोनों का, ओ सेंटर है, ठीक है। मान के चलो इसकी रेडियस है बच्चों यहाँ से बी, और यहाँ से रेडियस है बच्चों इसकी ए। करंट में इस वाले में फ्लो करवा रहा हूँ आई, नंबर ऑफ टर्न्स ले लो उसमें n1, इसमें ले लो बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स n, इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक है, n1 ले लिया n2 ले लिया। अब मेरे को दोनों के बीच में क्या निकालना बच्चों, दोनों के बीच में क्या निकालना, बल्कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर्कल की वजह से बच्चों, सर्कल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 ही रहता है, म्यू नॉट अपॉन में 2, आई अपॉन में रेडियस यहाँ पे बन जाएगा ए इंटू एन, याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए इंटू एन, क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक सभी को, यस ठीक सर। है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस 0 लिख दूं मैं, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए एन, और एरिया हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स n2 भी है, तो पाई बी स्क्वायर इंटू n2, n1 n, तो m निकल गया बच्चे यहाँ पे म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है।
हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सर यस है सर। ना? यस सर। अब देखो, अगर मैं इसको, इसी क्वेश्चन को ही मैं देखो एडवांस लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर और कैपेसिटर और लगा दिया। यहाँ पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा दिया। दोबारा डायग्राम बनाओ ये वाला, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर वाला दोबारा डायग्राम बनाओ। तो ये N2 कौन सा है? एंटो तो नंबर ऑफ टर्न्स है ना बच्चे, ये रहा इसकी। दूसरे वाला सर्कल है, उसमें भी तो नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ओके। लिख लिया बच्चे? यस सर, लिख यस लिया। सर। ठीक है, मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर। लिख लो, लिखो ऐसे क्वेश्चन लिखो। इफ द करंट इन द आउटर लूप इज, if current in the outer loop is I is equal to I naught T, I is equal to R naught T, then find the charge on the capacitor. Find the charge on the capacitor at any time T. At any time T. किसी भी टाइम पर मुझे चार्ज और कैपेसिटर निकालना। अब एक चीज देखो, सोचने वाली बात है सर, चार्ज तो हम दूसरी बात है, वो तो चलो सर यहाँ पे हमें क्यों निकालना है, क्यों के लिए सर, यहाँ पे ईएमएफ भी तो इंड्यूस होनी चाहिए। क्या हम ईएमएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें पूरा प्रोसेस तो ये करना ही पड़ेगा यहाँ तक। क्यों सर? क्योंकि हमारा फाई जो निकला है इस बार, वो फाई कितना निकला है बच्चों, म्यू नॉट आई, आई को मैं बाद में लेता हूँ, N1 N2 पाई बी स्क्वायर अपॉन में 2। आप ध्यान से देखो तो सारी चीजें कांस्टेंट है, और यहाँ पे बच गया बच्चों आई। तो मैं इसको एम ही मान लूं डायरेक्टली, जो मेरा एम होगा कितना होगा बच्चों, एम, और यहाँ पे हो गया आई नॉट टी हो गया, ये हो गया, ये मेरा फाइल निकल गया। ईएमएफ का फॉर्मूला भी मैंने अब आपको बताया था बच्चों, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे होता है माइनस के डी फाई बाय डी टी होगा। मतलब कि माइनस के टी से डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपल आएगा, एम आई नॉट ही आ जाएगा डायरेक्टली। कितना आ जाएगा, एम आई नॉट। अब बताना, ई एम कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट, क्या मैं बोल सकता हूँ ईएमएफ मेरी जो कांस्टेंट हो जाएगी, यस और नो? मतलब कि एक तरीके का डीसी सोर्स ही तो हो गया। यस सर। यस और नो बच्चों, डीसी एसी थोड़ा ना हुआ, डीसी सोर्स होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे सिंस लिख लो, सिंस ईएमएफ इज कांस्टेंट, इट विल act as DC source. It will act as DC source. It will act as DC source. ठीक है, ठीक है सर, लिख लिया। अब देखो, अब सर्किट मेरा कुछ ऐसा नहीं बन गया। मान के चलो एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, और उसके बाद यहाँ पे आगे बच्चों EM, ये E, ये R, ये C। मेरे को निकालना है कितना चार्ज प्रेजेंट है। पहले तो मुझे बताओ, चार्ज का फॉर्मूला क्या था? मैं बोलूंगा क्यू में सर बड़ वाला कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा सकते बच्चों, वही लगा सकते हैं, क्यू फाइनल, याद है वाला फॉर्मूला, क्यू जीरो माइनस क्यू इनफाइनाइट ई पावर माइनस के टी बाय टाउ। यहाँ पे टाउ का वैल्यू बताएगा मेरे को, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टाउ की वैल्यू, जब रजिस्टर और कैपेसिटर आते हैं तो बच्चे टाउ की वैल्यू होती है आरसी, याद रखने, क्या होती है, आरसी होती है। पहले मुझे बताओ, क्या कैपेसिटर पे कहीं पे बता रखा है इनिशियली चार्ज था? कहीं पे बता रखा है किसी पॉइंट पर भी इनिशियली चार्ज था? नहीं। सर आपने आरसी सर्किट नहीं, नहीं कराया शायद अभी। आगे सर्किट बना तो दिया। मतलब कराया नहीं वैसे। अरे नहीं करवाया तो, अच्छा नहीं करवाया, पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि नहीं है? हाँ हाँ लास्ट ठीक है। क्लास में करवाया तो था। था। लास्ट क्लास में देखो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आरसी सर्किट का, याद करो, पढ़ लियो एक बार, करवा रखा। एलसी कराया था सर। अरे आरसी भी करवाया था, देख लियो, एक क्वेश्चन करवा रखा। क्यू नॉट बच्चों इनिशियली जीरो है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इनिशियली नो चार्ज। अच्छा, फाइनल चार्ज ये होगा इनफाइनाइट पे चार्ज कितना। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला, क्यू होता है बच्चों सी, सी कैपेसिटेंस है,
ई की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज, ईएमएफ आ जाएगा, तो बन गया ई सी हो गया, ई सी। ई का फॉर्मूला निकाला अभी मैंने, बिल्कुल निकाला। ई की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों, आप बोलोगे एम आई नॉट इंटू सी, ठीक है। एम ई की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल आपका टी का देखो फॉर्मूला क्या निकल आया, क्यू क्यू इनफाइनाइट कॉमन ले लो, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय आर सी। सर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट तो जीरो बन गया, मैंने क्यू इनफाइनाइट कॉमन, क्यू इनफाइनाइट की वैल्यू निकाली अभी आपने, एम सी आई नॉट, एम क्या है बच्चों आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय आर सी। देखो ये है क्वेश्चन आपका जबरदस्त एडवांस लेवल वाला। क्लियर हो गया, क्या बात क्लियर होगी सभी को, यस सर। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट बोलोगे, करंट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बस मैं एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर दूं इसके अंदर। मान के चलो कि इस बार जो आपका जो सेकंड वाला लूप है ना, वो हल्का सा टिल्ट है, मतलब कि एक सर्कल ऐसे है, मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश, और एक सर्कल थोड़ा ऐसे है, जो कि वर्टिकल से, ठीक है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है 30 बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 30 बना रहा है, बल्कि हाँ वर्टिकल से एंगल 30 बना रहा है। तो आपको पता है जो मेरा एरिया होता है वो तो इस डायरेक्शन में होता है, एरिया मेरा बच्चों इस डायरेक्शन में होता है, तो एरिया मेरा कितने एंगल से शिफ्ट बन गया बच्चों, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। कितने एंगल से शिफ्ट हो गया बच्चों, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया। जहां पे मेरा जीरो था वहां पे अब एरिया शिफ्ट हो गया, एरिया शिफ्ट हो गया तो जो फाई की वैल्यू होगी बच्चों वो ध्यान रखना, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब सेम है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जो आपने फाइव जो एम निकाला था ना, आपने एम निकाला था, क्या निकाला था, म्यू नॉट n1 n2 पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a, वहां पे बच्चों यहाँ पे cos थीटा और ऐड हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब यहाँ पे लिखना है, लिखो रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल रिलेशन है। ये क्या कहता है, मान के चलो कि कोई भी बच्चों दो कॉइल है, ऐसे एक कॉइल, और जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना हमारा, एक ऐसे कॉइल है हमारा। एक चीज बताओ, मान के चलो इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2, जो मेरी L1 में जितना फ्लक्स है क्या एग्जैक्टली L2 पे जा रही है क्या, पहले तो ये बताओ, एग्जैक्टली L2 पे चली जाएगी क्या सारी की सारी फ्लक्स? क्या ऐसा चांस है, आइडियल केस में चांस है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट, जो भी अगर मैंने यहाँ पे कोई करंट पास किया बच्चों I1, तो यहाँ से फ्लक्स जो मेरी प्रोड्यूस होगी वो वहां पे जाके जितनी फ्लक्स मेरी आएगी यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे जितनी L2 पे फ्लक्स आएगी वो उतनी ही सेम रहेगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बच्चों, यस और नो? कैसी पॉसिबिलिटी है कि सारी की सारी आ जाए? सर नहीं। नहीं है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जो के होता है बच्चों इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। अगर के की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब क्या होगा, कोई मेरे को समझाएगा, अगर के की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब क्या है? ये सर व्हाट पूरी डू की मीन पूरी बाय दिस? है। यस, तो जितनी फ्लक्स मेरी L1 में थी उतनी फ्लक्स मेरी L2 में होगी, लिख लो।
द फ्लक्स इज कंप्लीटली लिंक्ड बिटवीन L1 एंड L2 लिख लो। फ्लक्स लीकेज बाहर नहीं निकल रहा, और अगर लीकेज हो रहा है तो डेफिनेटली के की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 से बड़ी होगी और 1 से सर 1 से छोटी छोटी। होगी। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो बस खत्म हो गया बस क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ये क्या आता है वापस देखो, बता। मैं कह रहा हूँ बच्चे देखो, दो कॉइल है हमारी। एक चीज बता, मैंने अगर यहाँ पे I1 करंट फ्लो करवाया तो तू बता यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे बच्चे नहीं निकलेंगे? पहले बता, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी फ्लक्स, है ना? तेरे को पता फ्लक्स हमारी सर्कुलर मोशन ऐसे जाती है हमारी फ्लक्स, है ना? जनरली हमारी फ्लक्स ऐसे तो जाती है। अब तू बता क्या सारी की सारी फ्लक्स L2 पे जा रही है क्या? तू बता, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो नो। रहा ना। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ फ्लक्स मेरी बाहर भी निकल रहा है, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। तो दोनों के बीच में लिंक बताता है ना, दोनों के बीच में लिंकेज कितना है, कितने, अगर ये जितनी पास होते रहेंगे बच्चों, जितनी पास होते रहेंगे उतनी ज्यादा फ्लक्स के बीच में लिंकेज होता रहेगा। ठीक है, तो ये लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, लिंकेज का कॉन्सेप्ट ये इस फॉर्मूले से आता है। ये डेरिवेशन है। वैसे देखो डेरिवेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बोलोगे तो L1 का फॉर्मूला, इसका हमने इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, अगर याद हो तो हमने निकाला था म्यू नॉट N1 स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है, ऐसे ही एल तो निकल जाएगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर ए इंटू एल। अभी हमने m का फॉर्मूला निकालूंगा तो वो निकलेगा म्यू नॉट N1 N2 ए इंटू एल। अब बस यहाँ से लेशन निकालोगे ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बस करके देख लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, m बन जाएगा। अगर दोनों में लीकेज है तो डायरेक्टली m बन जाएगा आपका L1 L2, क्योंकि यहाँ पे लीकेज क्या, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। 1 का मतलब कि यहाँ पे पूरी की पूरी फ्लक्स लिंक हो रही है। लिंक का मतलब कि L1 से जितनी भी फ्लक्स निकल रही है ना आपकी, वो सारी की सारी L2 पे ही जा रही है, कहीं पे बाहर लीक ही नहीं हो रही। लीक ही नहीं हो रही है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? वहां पे 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? पर एक चीज बता, अगर कॉइल मेरी, अगर एक कॉइल मेरी ऐसे है और एक कॉइल मेरी दूर है, फ्लक्स को सीधी सीधी वाली तो चल जाएगी, लेकिन जो बाहर निकल गई हो तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? लेस देन 1 बन जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस। यस सर। ठीक है, अच्छे से ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना इंडक्टेंस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, इंडक्टेंस सीरीज के और इंडक्टेंस पैरेलल के। तो भाई ये फॉर्मूला याद करना है। तो देखो मान के चलो कि दो इंडक्टर हैं, वो सीरीज में कनेक्ट है। अगर दोनों के बीच में ना कोई भी इंडक्टेंस की बात है, मतलब गैप बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में क्या है बच्चों? गैप बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, तो यहाँ पे जो L इक्वलेंट होगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, L1 प्लस L2, बात ही खत्म बस। लेकिन अगर दोनों पास पास है, फॉर एग्जाम्पल ने दे रखा है कि यहाँ पे दोनों के बीच में बच्चों फ्लक्स लीकेज, वो लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज है। और लिंकेज का मतलब ऐसे भी होता है, यहाँ पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर लगे, यहाँ पे दोनों के बीच में बच्चों फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, ऐसे बोल देगा यहाँ पे क्या है बच्चों? M है, ये L1 है, या कई बार ये K भी दे देगा, K। बाई चांस K दे दे तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखो, दोनों में, दोनों पे इनकमिंग आ रही है सेम पॉइंट पर। यहाँ पे भी इनकमिंग है फ्लक्स की लिंकेज, यहाँ पे भी इनकमिंग है फ्लक्स की लिंकेज। तो L इक्वलेंट की वैल्यू होती है बच्चों L1 प्लस L2 प्लस 2M। और अभी मैंने आपको M का फॉर्मूला बताया, क्या होता है बच्चों? K टाइम्स L1 L2, बस निकल जाएगा, खत्म कहानी। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना सीरीज में, अगर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के पहले पहले पॉइंट पर आ गए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है इधर, आउटसाइड में आ रहा है, और के बोल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो एल इक्वलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों L1 प्लस L2 माइनस 2M। माइनस 2M का मतलब L1 प्लस L2 माइनस के 2 के टाइम्स L1 L। क्लियर हो गया सभी को? देख लो अच्छे से।
सर मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे माइनस करना है और अगर सेम पॉइंट्स आने तो बिल्कुल सेम सेम एंटरिंग पॉइंट होनी चाहिए। हाँ, बाई चांस ऐसे आ गया तो एक यहाँ पे तो बताएगा कोई क्या आएगा फिर इस केस में, प्लस वाला आएगा माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस वाला आएगा, बिल्कुल करेक्ट। बस अब याद भी हो गया आपको। सिंपल है, ठीक है। अगर गैप नहीं दे रखा, बोल रखा है देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज, तो डायरेक्टली आप बोलोगे ये वाला, व्हेन के इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं है इन दोनों के बीच। बस चल में आ गए सभी को बच्चों? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एडी करंट। 2-4 मिनट 5 मिनट लगाते हैं उस पर। देखो, आपको याद हो तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों की, जैसे मान के चलो कि एक रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लगा लो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है पूरी की पूरी। और मान के चलो कि यहाँ पे एक मेरी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर इस कॉइल एक वेलोसिटी से जा रही है, तो मैंने कहा था ये लेंथ ऑफ कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी यहाँ पे है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। याद है हमने पढ़ा था यस और नो बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और उस ईएमएफ की वजह से, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे बच्चों एक करंट भी इंड्यूस होगा। याद है किसी को? यस और नो, ये हमने शुरू में पढ़ा था। क्लियर एवरीवन? यस अब एक चीज बताओ, क्या इसकी आई की वजह से भी कुछ ना कुछ क्या वो होगा, फोर्स जनरेट होगा? आपको पता है फोर्स जनरेट होगा, आई सर। ऊपर की तरफ है, फिंगर अंदर की तरफ। तो आप देखते हो हमारा जो फोर्स जनरेट होगा मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था बच्चों? आई आई एल बी। बी का मतलब ये वाला बी, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड बी वाला। ठीक है, लेंथ हो गई आपकी ये वाली लेंथ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारा फोर्स जनरेट मतलब कि कुछ ना कुछ ये इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है अलग से, और वर्क डन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी इंड्यूस हो रही है। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसको मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों हीट लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। सर हीट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जो आई स्क्वायर आर होता है ये एक तरीके को हीट लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ यस तक सर। हमने पढ़ रखा है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट को, ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन अगर बच्चे मैं इसकी जगह ना शीट ले जाऊं, ये तो बच्चे कॉइल थी, मैं शीट लेके जा रहा हूँ। शीट, शीट मतलब कि रेक्टेंगुलर शीट है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैंने क्या किया, इस रीजन में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड दी, जो कि अभी तक मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूँ। अब मैं बच्चों शीट ले रहा हूँ, शीट, रेक्टेंगुलर शीट ले ली मैंने, रेक्टेंगुलर शीट। लिख भी लेना ताकि भूलो ना। पहले वाले को लिख लेना, कॉइल है ये, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लेंथ की कंसीडर करूं, कितनी सारी लेंथ है इसके अंदर? सर अगर देखा जाए तो इतना पोर्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, इतना पोर्शन में ही तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यस और नो? इतनी पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड है। अब याद करो कितनी लेंथ है इसके अंदर, कितनी लेंथ ऑफ वायर? आप बोलोगे सर बहुत सारी लेंथ ऑफ वायर, देखो एक तो यही होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे तो बहुत सारी है, बहुत क्लोज क्लोज लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब कि लेंथ ऑफ वायर के होने की वजह से हर एक पॉइंट पर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस और नो?
होगा कि नहीं होगा? यस सर। और हर एक पॉइंट पर जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट भी तो होगा, यस और नो? करंट होगा कि नहीं होगा बच्चों? इसका मतलब कि आपको पता है कि करंट जब इंड्यूस होगा तो करंट यहाँ पे लोकलाइज करंट फ्लो करेगा बच्चों। कैसा करंट फ्लो करेगा बच्चों यहाँ पे? लोकलाइज करंट। जैसे कि मान के चलो शीट है, तो यहाँ पे कोई भी लेंथ आएगी, जैसे मान के चलो कि मैंने लेंथ बनाई ऐसे, तो यहाँ पे एक लोकलाइज करंट, यहाँ पे ना स्मॉल स्मॉल करंट फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, लोकलाइज करंट फ्लो होने लग जाएगा। अपने यहाँ पे देखो लोकलाइज करंट फ्लो हो रहा है शीट की वजह से। इसी लोकलाइज करंट को, लोकल का मतलब कि उसी एरिया में, बहुत स्मॉल स्मॉल एरिया, लोकलाइज्ड करंट, इसी लोकलाइज्ड करंट को बच्चे बोलते हैं एडी करंट। इसी लोकलाइज्ड करंट को बोलते हैं बच्चों एडी करंट। और इसी एडी करंट की वजह से बच्चों हीट लॉस होता है। इसी एडी करंट की वजह से बच्चों क्या होता है? हीट लॉस। क्लियर हो गए सभी को? ये बात क्लियर हो गई? अब एक चीज बताओ सर, और तरीके से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। याद करो हमने बोला था कि करंट कब कब इंड्यूस हो सकता है? सर करंट तभी इंड्यूस हो जब ईएमएफ इंड्यूस हो। सर ईएमएफ इंड्यूस तो तभी भी हो सकती है जब मेरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारा ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस के एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। और फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस एन डी बी ए डी टी। अभी हमने एरिया को देखो चेंज करवाया, तब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। बी के चेंज भी तो हो सकता है, मतलब कि बी मेरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। अगर अगर बी मेरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए तो उसकी वजह से भी क्या शीट पे मेटल शीट पे करंट फ्लो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके जैसे ही बच्चों लोकलाइज करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसी लोकलाइज करंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडी करंट बोलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? क्या बात सबको क्लियर हो गई? क्लियर है एवरीवन सभी को? Yes, sir. यस सर। एडी करंट क्या होता है बच्चों? एडी करंट होता है जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों क्या होता है? एडी करंट होता है। और एडी करंट एक सर्कुलर लूप नहीं रहेगा हमेशा। जितनी शीट की लेंथ बढ़ती रहेगी ना, जितनी शीट का साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा स्मॉल स्मॉल अमाउंट में एडी करंट बढ़ते रहेंगे। तो एडी करंट बढ़ते रहेंगे, एडी करंट बढ़ता रहेगा जितना एरिया बढ़ता रहेगा। अब एरिया बढ़ने की वजह से हम क्या करते हैं बच्चों? इस शीट को ना, तो आएगा ऑप्शन में कि हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट। क्योंकि एडी करंट की वजह से क्या होता है बच्चों? एडी करंट की वजह से हीट लॉस हो जाता है। अब हीट लॉस हो जाता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम ऐसी शीट बनाते हैं, देखो ऐसी। ये बहुत पास पास में कट होता है इनके। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम शीट ले ली, लेकिन मैंने बीच में से इनको काट दिया। अब बताओ, बीच में तो एयर गैप है, क्या एयर गैप में करंट फ्लो हो सकता है क्या बच्चों? क्या एयर गैप में करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या एयर गैप में करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर नहीं होगा। अरे एयर गैप में करंट फ्लो हो जाएगा। No. फिर इतना क्यों सोच रहे हो? एयर गैप तो आपका इंसुलेट होता है, एयर गैप में करंट नहीं फ्लो होगा तो लूप बन पाएगा बड़ा साइज का? सर लूप ही नहीं बन पाएगा। जब लूप ही नहीं बन पाया तो एडी करंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एडी करंट क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस। एडी करंट हो गया रिड्यूस। और इसके रिड्यूस होने की वजह से हीट लॉस भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? यस। तो मैं शीट को क्या कर रहा हूँ बच्चों? कट कर रहा हूँ, बीच में गैप दे रहा हूँ, बहुत हल्का सा गैप होता है, बहुत ही हल्का गैप होता है। आप सोचोगे सर गैप मैं आपने तो बहुत ज्यादा बड़ा बना रखा है, लेकिन गैप बहुत छोटा छोटा होता है। तो लिख लो, लिख लो उसको इस तरीके से लिख लो। ऐसे लिखो कि if the area of sheet is large, if the area of sheet is large, small amount of localized current will become a large amount, small
amount of localized current will become in large amount, that will increase the eddy current. That will increase the eddy current. दोबारा And रिपीट करना सर. small amount of small localized current will make the current in the sheet in large amount. That will increase the eddy current. Due to this, heat loss will increase. Due to this, heat loss will increase. Due to this, heat loss will increase. ठीक है बच्चों, to reduce heat loss or eddy current, to reduce heat loss or eddy current, some air gap is provided in the sheet as shown in figure. Some air gap is provided in the sheet as shown in figure so that the loop current will be small. So that the loop current will be small. लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? यस सर. ठीक है, यस सर. चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो लास्ट टॉपिक है, आरएलसी सर्किट. एक हम आरएलसी पढ़ेंगे एसी में भी, आरएलसी सर्किट विद डीसी सोर्स. ये शायद 2023 में या 2023 में ऐड हुआ था, उससे पहले नहीं था. ठीक है, और भी हमने हटा दिया था, जैसे आरएलसी है तो हमने सर्किट बना दिया ये वाला, और यहाँ पे बच्चों मैंने डीसी सोर्स लगा दिया. मान के डीसी सोर्स से मेरा वी, यहाँ से करंट आ गया बच्चों आई, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो आपको पता है सीरीज में हमारी जो वोल्टेज होगी एक तो वीएल होगी, एक वीआर होगी, और एक क्या होगी बच्चे, वीसी होगी. तो जो मेरी टोटल वोल्टेज होगी वी, जो कि डीसी वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल टू वीएल प्लस वीआर प्लस वीसी. इसका फॉर्मूला हम सभी को पता है, वीएल की अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी. याद है भाई, हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था. तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज तो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, एल डी आई बाई डी टी. रजिस्टर के क्रॉस क्या होते हैं बच्चों, आई इंटू आर. और कैपेसिटर का हमने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी की वैल्यू होगी बच्चों क्यू बाय सी होगी. यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है क्या यहाँ, पहले बता. यहाँ तक क्लियर है सभी को? नो सर. यस सर. अच्छा, यहाँ पे बच्चों दो वेरिएबल है, देखो अब कैसे. सर देखो, अगर करंट बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई के बढ़ने से यहाँ पे इंडक्टेंस चेंज होगा, और सर क्यू भी तो चेंज होगा. तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, आई और क्यू, क्योंकि आर कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है. तो आई और क्यू में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है सर. आई होता है डी क्यू बाय डी टी होता है. तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 लिखो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी तो जीरो का कांस्टेंट है, ये बन जाएगा एल डी आई स्क्वायर डिवाइड डी स्क्वायर आई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर. ये हो जाएगा आर डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा बच्चे 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी. और आपको पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बच्चों, आई होता है. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे ले सकता हूँ, एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी ए बाई डी टी प्लस आई बाई सी इक्वल टू 0. अब आपने इसके शायद सर मतलब मैथमेटिक्स में इसका सॉल्यूशन होंगे नहीं, इसको बोलते हैं डिग्री टू डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन निकालना सीखा है क्या? इसका सॉल्यूशन निकालना सीखा? नहीं सीखा? नहीं सीखा ना. तो मैं आपको सिखाता हूँ, छोटा सा ही है वैसे. नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते हैं, पर कर लो.
क्या दिक्कत, कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैसे मैं बताता हूँ देखो। ये इक्वेशन याद अगर कर लोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके वैसे निकल जाएंगे। कैसे सर, मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर आर अपॉन एल डी आई बाई डी टी प्लस आई अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। एलसी कहीं पे भी आपने कोई एलसी का फॉर्मूला देखा है? अंडर रूट एलसी का कोई याद है? अभी हमने एक अंडर रूट एलसी का फॉर्मूला कहीं यूज किया था, याद करो कहाँ पे यूज किया था? सर ओमेगा होता था 1 बाय शाबाश रूट शाबाश, एल सी। बस बस बस, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे चाहिए बंदे, यही होता है ना। इसका मतलब कि यहाँ से अगर ये इक्वेशन गिवन हो और आपको डायरेक्टली बोल दो, बहुत बार आता है क्वेश्चन ऐसे, बहुत बार तो क्या, अभी तो 2-3 साल से वाला आ चुका है। एलसी अगर गिवन हो तो क्या आप यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बच्चों, नहीं निकाल सकते? यस और नो? देखो ये होता यस सर। तरीका। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे, जो भी आई के नीचे वैल्यू गिवन होगी, बस ध्यान रखना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी वैल्यू होगी सबको नीचे ले जाओ, जो यहाँ पे वैल्यू होगी, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको 1 अपॉन में एल सी मान के उसको ओमेगा निकाल लेना इससे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा कुछ दे रखा है, इसको डी की फॉर्म में दे रखा, चलो मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले तो ये। अच्छा, आर बाय एल का कहीं फॉर्मूला देखा आपने? आर बाय एल, आर बाय एल, सर शायद से टाउ होता है। हाँ टाइम कांस्टेंट होता है जो कि एल बाय आर होता है, याद है? टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, टाइम कांस्टेंट। और आपको बता दो एक बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, बैंडविड्थ होता है 1 अपॉन में टाउ, इसका मतलब कि आर बाय एल। तो बैंडविड्थ हो गया बच्चों आर बाय एल, बैंडविड्थ हो गया आर बाय एल। यहाँ से भी दो फॉर्मूले निकलते हैं, बैंडविड्थ और आर बाय, इसको बोलते हैं बच्चों बैंडविड्थ। सर बैंडविड्थ क्या होती है बच्चों? क्या होता है जब बहुत सारे सिग्नल एक साथ ट्रेवल करते हैं ना, जैसे एक फ्रीक्वेंसी वाला जा रहा है, एक और फ्रीक्वेंसी जा रही है, एक और फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बैंड। बैंड है और उसकी कुछ ना कुछ विड्थ है। विड्थ का मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज के, दूसरी 20, तीसरी 40, तो 10 से लेकर 40 वाले के गैप को हम बैंडविड्थ बोलते हैं बच्चों। इस तरीके से होती है वो। हम जब हम पढ़ेंगे ना अल्टरनेट करंट, तब मैं आपको दोबारा अच्छे से बता दूंगा, वहां पे ज्यादा यूज होगा, तो इतना याद रखना है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। करें बच्चों? इसको वैसे एक नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। करें बच्चों? यस सर। अगर आपको एलसी सर्किट याद हो, मैंने बोला था एलसी सर्किट में क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके अंदर अनडैम्प्ड होती है। अनडैम्प्ड का मतलब कि कुछ ऐसा होता है, याद है मैंने ऐसे ऐसे कुछ बताया था? यस सर। मैंने कब ऐसा बताया था, किस कंडीशन में बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी मेरी, सर आइडियल कंडीशन में जब हीट लॉस नहीं हो रहा होगा। और जब हीट लॉस हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हाँ हाँ, प्रेजेंट होगा, तब याद है? डंप होगी। रेजिस्टेंस यस सर। प्रेजेंट होगा, तभी तो बताया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चे? 0 है। अब बताओ इस सर्किट में क्या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? यस सर। प्रेजेंट है ना। मतलब कि अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो ऊपर वाला डायग्राम बनेगा, और आर की वैल्यू जब 1 होगी तो नीचे वाला डायग्राम। अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कैसे। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको जब भी हम करते हैं ना, तो हम इसको ऐसा करते हैं, डी डिवाइड बाई डी टी को हम मान लेते हैं डी, और डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर को मान लेते हैं बच्चों डी स्क्वायर। तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गए, देखो, डी स्क्वायर आर अपॉन एल डी प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू में आई। क्या ये मेरी सेकंड या सिंपल बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई बच्चों? चेक करना, क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? यस सर। देखो इस तरीके से, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके सॉल्यूशन क्या है याद है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी लगा लो चलो, 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है,
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस के आर बाय एल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर बाय एल का स्क्वायर माइनस 4 1 × 1/LC डिवाइड बाय 2a। 2 को अंदर ले जाओ तो डी की वैल्यू होगी माइनस के आर बाय 2l, यहाँ पे बन जाएगा बच्चे प्लस माइनस आर बाय 2l का स्क्वायर, 4 हट जाएगा तो 1/LC बच जाएगा। ये आपका आगे रिजल्ट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देख लो। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन याद कर लो बस, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होनी चाहिए, इसी बेस पे ही आप सारी चीजें कर सकते। दिवस गर्भित वंश क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ये पहला केस आता है अनडैम्ड। अनडैम्ड में मैंने आपको बताया था, अनडैम्ड का मतलब होता है बच्चों r इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 0 का मतलब कि जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन गई, डी की वैल्यू क्या बन गई, तो 0 बन गई। प्लस माइनस क्या बन गई बच्चों, ये भी 0 बन गई। माइनस के क्या बचा बच्चे, अंडर रूट एलसी। यही जो माइनस का अंडर रूट एलसी है ना बच्चों, यही बन जाता है आपका ओमेगा। क्या बन जाता है बच्चों आपको, वैसे तो जे ओमेगा होता है, वैसे क्या होता है बच्चों, जे ओमेगा बनता है, तो यही से बन जाता है बच्चों ओमेगा। ओमेगा बन गया मतलब कि यहाँ पे केवल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ही नहीं है बच्चों, केवल ओमेगा है, तो इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल हमारी वेव एक तरीके की ऐसे फ्लो होगी, बस इस तरीके। यहाँ पे नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट। रेजिस्टेंस जी कैसे बनेगा आपका ग्राफ? ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। yes, sir. सेकंड केस है, इसको ले लेते हैं, ओवर डैम ले अंडर डैम ले, पहले चल अनडैम लेना, अंडर डैम ले लेते हैं, अंडर डैम। अंडर डैम में क्या होगा बच्चों, अंडर डैम में क्या होगा, जो आर बाय 2l है ना, आर बाय 2l, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी टर्म आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी टर्म आती है इस वजह से जब यहाँ पे माइनस बन जाए, मतलब कि अंडर रूट में नेगेटिव टर्म आनी चाहिए, तो ये तभी हो सकते हैं जब ये मेरी छोटी हो 1/LC से। कैसे? अब देखो, अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा वैल्यू होगी ना, तभी तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी। उसी कंडीशन में बच्चों ये अंडर डैम बनता है। उसी कंडीशन में क्या बनता है बच्चों, ये अंडर डैम बनता है। ये अंडर डैम की कंडीशन है। तो अंडर डैम की कंडीशन में पूछ लेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अनडैम्ड में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो अंडर डैम में क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर आर, यहाँ पे अंडर रूट एलसी लेना पड़ेगा, सॉरी अंडर रूट एलसी, आर लेस देन 2l अपॉन अंडर रूट एलसी, तो आर की वैल्यू होगी बच्चों लेस देन 2l/c। ये होनी चाहिए किसकी वैल्यू, अंडर डैम, अंडर डैम की वैल्यू होनी चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगी बच्चे, वेवफॉर्म आपकी कुछ ऐसे रहेगी, ऐसे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ। जब मैं एडवांस में करवाऊंगा ना, कुछ क्लासेस लूंगा, तब मैं करवाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, क्योंकि इसका साइनसॉइड, इसका ना कुछ रिलेशनशिप ऐसे आता है, अगर मैं बताना चाहता हूँ अभी बता सकता हूँ। इसका रिलेशन ऐसा आएगा, देखो, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बनाओगे सर ये कैसे आ गया इतना भयानक सा रिलेशन, इसलिए मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा। इसका रिजल्टेंट ऐसे क्यों आया, देखो, साइनसोइडल अगर कोई साइन फंक्शन है तो इसी तरीके ही तो साइन फंक्शन होता है, यस और नो, पहले तो मुझे यस बताओ सर। इस तरीके का ही होता है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे नहीं होता क्या? यस और नो? यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट ऐसे ही तो बनेगा। यस और नो? तो वही तो चीज यस है ये। सर। अरे कैसे आया इसका रिलेशन, ऐसे ही क्यों बना? इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, इतना डेप्थ में नहीं आएगा जेई मेन में तो। ठीक है, बस मैंने आपको ये जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अंडर एल सी वन अपॉन अंडर एक ओमेगा होता है, एक आर की वैल्यू पूछ सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। आर की वैल्यू 0 होती है अनडैम्ड के लिए बच्चों, अंडर डैम्ड के लिए होते हैं आर की वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, फुल ऑक्सीलेशन। यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन है यहाँ पे डैम्ड, यहाँ पे है अंडर डैम्ड ऑक्सीलेशन, यहाँ पे अंडर डैम, ये है अंडर डैम, ये है अनडैम्ड ऑक्सीलेशन। अंडर डैम्ड ऑक्सीलेशन कुछ ना कुछ तो ऑक्सीलेशन है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है बच्चों? कम होती जा रही है, कम, इसलिए बोलते हैं इसको अंडर डैम्ड ऑक्सीलेशन। एक होता है अनडैम्ड, यहाँ पे कोई डैम्पिंग ही नहीं है, मतलब कमी नहीं हो रही है, जैसी थी वैसे ही रहेगी ऑक्सीलेशन। क्लियर होगा बच्चे यहाँ तक सभी को? क्लियर? यस सर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जिसको बोलते हैं ओवर डैम। एक और होता है वैसे क्रिटिकल डैम, वो नहीं पढ़ना हमें, बस वो आत्मला है नहीं आपके सिलेबस में, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ओवर डैम, ओवर डैम एक ऐसी कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन एट विच नो ऑक्सीलेशन अकर, किसी भी टाइप की ऑक्सीलेशन नहीं होगी। मैंने बताया था दो टाइप की ऑक्सीलेशन होती है, कौन कौन सी? एक बताया था बच्चों मैंने अनडैम्ड ऑक्सीलेशन, एक क्या बताया बच्चों मैंने? अंडर डैम्ड ऑक्सीलेशन। तो आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से पूछेगा, बस देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से पूछेगा कि भाई साहब मेरे को ना ओवर डैम करवाना है, या फिर बोलेगा ऐसी आर की वैल्यू दो जो कि जहां पे ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस ही ना हो। तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चे? वो कौन सी कंडीशन होगी सर? वो होगी ओवर ओवर डैम। डैम कंडीशन। बस इतना याद रखना, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो पूछेगा कि ऐसी मेरे को आर की वैल्यू दो, इसी आर एल सी सर्किट में पूछ लेगा, आर गिवन होगा, एल गिवन होगा, सी गिवन होगा, उसमें पूछ लेगा ऐसी आर की वैल्यू बताओ कि इस सर्किट के अंदर कोई भी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो वही कंडीशन होगी। देखो अभी हमने पढ़ा था कि आर बाय टू एल छोटा होना चाहिए, यहाँ पर हमने क्या देख लिया? आर बाय टू एल बड़ा होना चाहिए, किससे? 1/√LC से होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 2 टाइम्स √L/C। ये होगी कंडीशन। देखो बहुत ही सिंपल हो गई। बस क्रिटिकल भी देख रहे, जब इतना पढ़ लिया तो क्रिटिकली डैम का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल डैम, क्रिटिकल डैम का मतलब होता है R/2L किसके बराबर है? 1/√LC के। तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चे यहाँ पे? 2 टाइम्स √LC। देखो एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं बस। क्या बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको बस थोड़े से फॉर्मूले करवा दूं। देखो एक टर्म होती है बच्चों, आर के तो सीख लिया, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ओमेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो आप निकाल चुके हो क्या? ओमेगा, जो कि है 1/√LC। सेकंड होता है बच्चों डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट दोबारा समझाऊंगा, पहले लिख लो डैम्पिंग कोफिशिएंट, जो होता है अल्फा। अल्फा होता है R/2L, ये फिक्स है डैम्पिंग कोफिशिएंट। एक होता है डैम्पिंग फैक्टर। देखो स्पेस पे भी क्वेश्चन होता है, ये होता है बच्चों जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है अल्फा/ओमेगा। अब देखते हैं शुरू से देखते हैं। पहला हमने केस ले लिया, फर्स्ट केस ले लिया बच्चों अनडैम्ड। मेरे को बताओ वंश, तुम बताओ अनडैम्ड में आर की वैल्यू क्या थी? अनडैम्ड में आर की वैल्यू क्या रखी थी बच्चे? मैंने आर की वैल्यू अनडैम्ड में, वंश आर की वैल्यू क्या थी? शिवम अनडैम्ड में आर की वैल्यू क्या थी?
जीरो। जीरो थी, करेक्ट, वेरी करेक्ट, जीरो। तो मुझे बता क्या वहां पे ओमेगा की वैल्यू होगी? देख ओमेगा में आर है कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी बच्चे? अंडर रूट एल सी आर है। कोई डाउट यहाँ तक? क्या बात क्लियर हो गई? यस और नो? है ना? और अल्फा की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को? अल्फा की वैल्यू आर अपॉन टू एल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। मतलब कि जीरो। डैम्पिंग कोएफिशिएंट जीरो होता है अनडैम्प्ड में। और डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों? अल्फा अपॉन में होगा, ये भी तो जीरो ही हो गया। यस और नो? ये भी जीरो हो गया। क्या बात क्लियर होगी सभी को? क्या बात यस सबको सर। क्लियर हो गई? यस और नो? सही यस बात सर। है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस है ये अनडैम्ड है, एक ले लो अंडर डैम, अंडर डैम। अंडर डैम में देखा आर की वैल्यू मेरी नॉन जीरो के बराबर होती है, लेकिन मैंने बताया था आर शुड बी लेस देन लेस देन टू टाइम्स अंडर रूट रूट एल एल बाय सी एल बाई होनी चाहिए। सी। सर ओमेगा की वैल्यू में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वन अपॉन अंडर रूट एल सी होगा। अल्फा की वैल्यू में कोई चेंज होगा? अल्फा की वैल्यू वही आर अपॉन टू एल ही रहेगा, वो तो गिवन ही है। और जाई की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, अल्फा बाय ओमेगा निकाल दोगे ना, वही निकल जाएगा बस। समझ में आएगा? सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए हो जाएगा बच्चों? उसमें भी आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उसमें भी आर की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तीसरा केस भी देख ही लो। तीसरा कौन ओवर सा था? डैम पे ग्रेटर ओवर हो डैम। जाएगी। ओवर डैम पर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या चीज जीरो रहती है? क्या चीज जीरो ओमेगा। रहती है? ओमेगा जीरो रहती है। वेरी गुड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? वहां पे जीरो होती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो रहेगी आर बाय टू एल, लेकिन सर ओमेगा हो जाएगा कितना? जीरो। समझ में आ गया? ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे जाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट है, यहाँ पे जाई की वैल्यू होगी ही नहीं। यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया ना, तो जाई की वैल्यू होगी ही नहीं, इनफाइनाइट हो। ओवर डैम कंडीशन है, ओमेगा जीरो है, जाई की वैल्यू इनफाइनाइट है। यहाँ पे जाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे लगभग जाई की वैल्यू कितनी होती है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो जाई की वैल्यू होती है बच्चों वन से छोटी, जीरो से बड़ी। ये भी देख लो, क्योंकि जाई की वैल्यू वन कौन से उसके लिए होती है? जब बच्चे क्रिटिकल डैम्ड होता है। देखो ये वाली कंडीशन है ना, क्रिटिकल डैम पे होता है। अदरवाइज जाई की वैल्यू वन रहती है, वन से छोटी होती है सर अंडर डैम डैम्पिंग यहाँ। फैक्टर से होता क्या है? हाँ, डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग कोफिशिएंट बताता है कि कितनी जल्दी ये डैम्प्ड हो जाएगी। खुद देख, अभी देख तू। मान के चल की अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज। तो मेरे को बता ग्राफ मेरा कैसे बनेगा? एक है मेरा ग्राफ ऐसे, एक है ग्राफ मेरा ऐसे। बता कैसा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ होगा अल्फा? ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, तू बता। सर सेकंड वाला होगा क्योंकि सेकंड वाला ज्यादा होगा, बहुत जल्दी हो गया ना एकदम से। अब तू हाँ। बता, इसकी वजह से जो वेवफॉर्म होगी मेरी ऐसे बनेगी, अच्छा मतलब वो जल्दी है ना? जल्दी छोटी होती चली जाएगी। हाँ, वो बहुत जल्दी डैम ले लेगी, वो बहुत ही जल्दी डैम ले लेगी ऐसे। समझ ठीक। में आ गया? ये होता यस है सर। डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग का मतलब कि बच्चे जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देना। जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ये डैम्प कर देगा, एकदम से वेव फॉर्म को खत्म ही कर देगा। डैम्प का मतलब कि वेव फॉर्म को, जो भी उसके अंदर ऑक्सीलेशन है ना, ऑक्सीलेशन, उसको खत्म कर देना। ठीक है? ठीक है सर। समझ में आ गया? अनडैम्ड का मतलब कि हम ऑक्सीलेशन को खत्म ही नहीं कर सकते, उसके अंदर ऑक्सीलेशन देगी। ओवरडैम्ड का मतलब, ओवरडैम्ड का मतलब कि वहां पे ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन नहीं जीरो। होगी। वहां पे हमेशा अनडैम्ड का मतलब वहां पे ऑक्सीलेशन रहेगी रहेगी, ऑक्सीलेशन को नहीं खत्म कर सकते। ओवरडैम्ड का अलग है, हमने ऑक्सीलेशन को ही क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। समझ में आ गया सभी को कॉन्सेप्ट? क्लियर यस हो सर। गया क्या? यस वैसे इनके सर। सॉल्यूशन भी निकलते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। केवल फॉर्मूला फॉर्मूला, क्योंकि अगर फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आ गया तो कर ही लेते हैं ना। अनडैम्ड का जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो ऐसे निकलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट है, केवल इसमें साइनसोइडल रहेगी। देखना साइनसोइडल ही तो वेवफॉर्म बन रही है, देखो ये शोर नो, तो साइनसोइडल बन रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यहाँ पे अंडर डैम था, मैंने बताया था कैसे, पहले बना भी लो साथ साथ। ये नेक्स्ट पेज पे करवा दो ना, 2 मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ यहाँ पे ताकि याद भी रहे। यहाँ पे लिख लो अनडैम। अनडैम की वेव फॉर्म हमारी ऐसे बन रही थी सर। कंटिन्यूस बनानी है आपको, कंटिन्यूस बनाने मतलब कि साइनसोइडल वेव फॉर्म है। साइनसोइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ए है तो ये बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सर यहाँ पे ओमेगा क्या, ओमेगा तो बच्चे वही है, अपन अंडर रूट एल सी, खत्म। ठीक है, ए होगा इसका एम्पलीट्यूड। सर फाई क्या है, फाई होता है फेज, मतलब कितना आगे या पीछे है। सेकंड होता है बच्चों अंडर डैम। अंडर डैम में क्या होता है बच्चों, अंडर डैम में आपने देखा था हमारी वेव फॉर्म क्या होती है बच्चों, खत्म होने लगा। इसका जो रिजल्टेंट आता है वो होता है, ए भी आ सकता है इसके अंदर, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन उसके साथ साथ आएगा e रेज टू पावर माइनस के एल्फा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सर एल्फा क्या है, याद करो, एल्फा मैंने बताया था आर अपॉन 2 एल है, ठीक है। यहाँ पे तो और ओमेगा क्या है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, बस। तीसरा क्या है बच्चों, ओवर डैम। ओवर डैम में तो ऑक्सीलेशन ही नहीं होती। ऑक्सीलेशन में पता हमारी वेव फॉर्म कैसे बन जाती है, ऐसे ऐसे बनते हैं वेव फॉर्म हमारे, एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक्सपोनेंशियल बने लेकिन पॉजिटिव एक्सलेशन, यहाँ पे बनते हैं नेगेटिव एक्सलेशन। तो इसका रिजल्टेंट पता है क्या आता है बच्चों, ऐसे आता है ए रेज टू पावर एल्फा वन, यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकलते हैं, बी इंटू रेज टू पावर एल्फा टू, ये आता है। तो एल्फा की वैल्यू अगर प्लस में ही है तो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है ना बच्चों, जितना ज्यादा पी की वैल्यू बढ़ती रहेगी एक्सपोनेंशियल बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस और नो? यस तो सर। क्या ओवर डैम में कहीं पे भी ऑक्सीलेशन दिखाई दे रही, नहीं दे रही आपको? सर नहीं भी दिखाई दे रही, इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पॉजिटिव है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया बच्चों।